सबसे पहली खबर होगी बीजेपी से। तीसरी पारी में बड़ी जीत हासिल करने के लिए राजस्थान से प्रधानमंत्री मोदी शुरुआत करने जा रहे हैं। ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि प्रधानमंत्री देश के किसी राज्य में 3 दिन तक रुकें, और ये भी तब जब वहां कोई चुनाव भी ना हो। लेकिन राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह मिलकर के 2024 की जीत की तैयारियों का नया खाका बनाएंगे। कैसे, आपको बता देते हैं। राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी का 3 दिवसीय दरअसल दौरा है। गृह मंत्री अमित शाह भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। कल प्रधानमंत्री मोदी जयपुर पहुंचेंगे, जहां वो राजस्थान बीजेपी ऑफिस पहले जाएंगे। फिर शाम 5 बजे तक बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर तकरीबन 1 घंटे तक वहां रुकेंगे। विधायक दल और पदाधिकारियों से ज्वाइंट मीटिंग बोलेंगे। लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में दरअसल ये मीटिंग रखी गई है। विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ये दूसरा राजस्थान का दौरा है, और इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री पहुंचे थे। आपको यहाँ ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह भी राजस्थान के दौरे पर मौजूद रहने वाले हैं। कल दोपहर 1:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह भी जयपुर पहुंच जाएंगे, और दोपहर 2 बजे से रात 9:30 बजे तक बैठक वहां पर करेंगे, ताकि राजस्थान में फिर से क्लीन स्वीप वो आराम से कर सके। 5 और 6 की रात जयपुर राजभवन में ही प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे। 6 और 7 तारीख को डीजीपी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे, और फिर उसी दौरान राजस्थान मुख्यमंत्री समेत संगठन को लेकर के बैठक करेंगे, ताकि 2024 में 400 के आंकड़े को आराम से पार किया जा सके। इसके लिए सिर्फ राजस्थान ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या राम मंदिर उद्घाटन के बाद उत्तर प्रदेश में भी ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। बीजेपी का उत्तर प्रदेश में भी मिशन 80 का प्लान है। उत्तर प्रदेश में 6 क्षेत्रों के 80 लोकसभा क्षेत्र को साधने की तैयारी पीएम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव तैयारियों को लेकर के बीजेपी उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री मोदी की 3 बड़ी रैलियां करवाएगी, ताकि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर ऐतिहासिक जीत हासिल की जा सके। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश में योजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास भी करेंगे। सभी 6 संगठनात्मक क्षेत्रों में प्रधानमंत्री मोदी की रैली होगी, लेकिन सबसे पहले अवध और कानपुर में प्रधानमंत्री की रैली होने वाली है। हिंदी बेल्ट में बीजेपी की मजबूती ही बीजेपी को 400 के आंकड़े को पार करवा सकती है, और इसलिए तो प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान में अपने महत्वपूर्ण 3 दिन लगाने जा रहे हैं, और इसके बाद अगला फोकस हो जाएगा उत्तर प्रदेश पर। देखिए, बीजेपी की तैयारियों के बाद अब बात कांग्रेस की भी कर लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस की लोकसभा चुनाव को लेकर के इस वक्त तैयारियां जोरों पर है। आज दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक हुई है, जिसमें विधानसभा में हुई हार को लेकर के मंथन किया गया। बैठक में राहुल, प्रियंका और मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहे। इसके साथ ही महासचिवों और प्रदेश प्रभारियों की अहम बैठक हुई। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के भी बैठक में चर्चा की गई। भारत न्याय यात्रा को लेकर के भी बैठक में मंथन हुआ। बैठक में तय हुआ कि 2024 के चुनाव के बड़े अभियान को लेकर के कांग्रेस देश भर में 10 बड़ी रैलियां करेगी। हरियाणा में भी होनी है एक बड़ी रैली। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान को कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को लेकर के खास और बड़ी जिम्मेदारियां सौंप दी है। लेकिन बैठक में जिस बात पर सबसे ज्यादा फोकस रहा, वो है कांग्रेस की न्याय यात्रा। कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में निकालने जा रही भारत न्याय यात्रा का नाम बदल दिया है। अब इसे भारत जोड़ो न्याय यात्रा कहा जाएगा। आज हुई वरिष्ठ नेताओं की बैठक में ये फैसला दरअसल लिया गया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जोड़ने के लिए इसका नाम भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर दिया जाए। मणिपुर की राजधानी इम्फाल से 14 जनवरी को दोपहर 12 बजे से ये यात्रा शुरू होगी। इस मार्च का कुल जो रूट होने वाला है वो 6700 किलोमीटर लंबा होगा। यात्रा का सफर 66 दिनों का होगा, और डेली 2 बार राहुल गांधी का भाषण होगा। अरुणाचल समेत 15 राज्यों में ये यात्रा गुजरेगी, और अब इसमें इंडिया के नेताओं को भी मिलेगा न्योता। उत्तर प्रदेश में 1000 किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा, जिसकी जानकारी महासचिव जयराम रमेश ने दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की बीते साल 5 महीने तक चली भारत जोड़ो यात्रा से लोग खूब जुड़े, और ये नाम लोगों के दिलों में बैठ गया। इसलिए हम नई यात्रा में भी भारत जोड़ो नाम शामिल कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव की जो तैयारी हो रही है, उसके बारे में चर्चा हुई, और जो अभी राहुल गांधी जी 14 तारीख को यात्रा निकालने वाले हैं मणिपुर से मुंबई तक, उसके बारे में भी काफ़ी कुछ सुझाव आए, उस पर भी बातचीत हुई। यही 2 मुद्दे थे आज के एजेंडा पर।
तो जहां हिंदी पट्टी में कांग्रेस कमजोर नजर आ रही है, लेकिन दक्षिण में कांग्रेस मजबूत नजर आ रही है। कर्नाटक, तेलंगाना फतेह के बाद अब कांग्रेस का निशाना है आंध्र प्रदेश पर। लोकसभा चुनाव से पहले तेलंगाना में कांग्रेस एक मजबूत स्थिति में उभरती नजर आई, जिसका फायदा उठा करके कांग्रेस दक्षिण के एक और गढ़ में झंडा इस वक्त गड़ना चाहती है। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला ने आज कांग्रेस का दामन थाम लिया और उन्होंने अपनी पार्टी का विलय भी कांग्रेस में कर दिया है। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की संस्थापक वाईएस शर्मिला कल देर रात दिल्ली पहुंची। लोकसभा चुनाव से पहले वाईएस शर्मिला का कांग्रेस में शामिल होने को बहुत अहम माना जा रहा है। शर्मिला ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद कांग्रेस का दामन थामा। सूत्रों के मुताबिक वाईएस शर्मिला को राज्यसभा और साथ ही एआईसीसी महासचिव और आंध्र प्रदेश के पीसीसी की पेशकश भी की गई और शर्मिला कांग्रेस के ऑफर पर सहमत हो गई। दरअसल इस साल लोकसभा चुनाव के साथ साथ आंध्र प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी शर्मिला को बड़ी जिम्मेदारी देकर के आंध्र में पार्टी को फिर से खड़ा करने की इस वक्त तैयारी कर रही है। वाईएस शर्मिला आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी की बहन है और संयुक्त आंध्र प्रदेश के कांग्रेसी मुख्यमंत्री दिवंगत वाईएसआर की बेटी है। 2012 में संयुक्त आंध्र प्रदेश में अचानक जगन मोहन रेड्डी ने कांग्रेस छोड़ करके वाईएसआर सीपी का गठन किया। उनके साथ 18 विधायक भी कांग्रेस से अलग हो गए और इसके कुछ ही देर बाद जगन मोहन रेड्डी करप्शन में जेल भेजे गए। तब उनकी मां वाईएस विजयम्मा और बहन वाईएस शर्मिला ने नई पार्टी को संभाला। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव में जीत दर्ज की और बाद में जगन मोहन रेड्डी सीएम बने और यहां से दोनों भाई बहन के बीच दीवार खड़ी हो गई। 2021 में वाईएस शर्मिला ने मीडिया के सामने ये स्वीकार किया कि उनके भाई के साथ उनके राजनीतिक मतभेद हैं। जुलाई 2021 में ही उन्होंने वाईएसआर तेलंगाना पार्टी का गठन किया। जब वाईएस शर्मिला कांग्रेस में शामिल हो रही थी तो पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी वहां पर मौजूद थे, क्योंकि शर्मिला दक्षिण की तेज तर्रार लीडर के तौर पर जानी जाती है और तेलंगाना में भी उनका एक अच्छा प्रभाव माना जाता है। कांग्रेस की तारीफ करते हुए शर्मिला ने यहां कहा कि ये देश की सबसे बड़ी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, क्योंकि ये अटूट रूप से सभी समुदाय की सेवा करती है और सभी वर्गों के लोगों को एकजुट करती है। तेलंगाना के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस का जो फोकस है वो है आंध्र प्रदेश पर। हालांकि तेलंगाना की तरह आंध्र में जगन मोहन रेड्डी की सरकार 10 साल की नहीं है, लेकिन माना यह जा रहा है कि तेलंगाना की तरह वहां भी एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है। दक्षिण के 2 राज्यों में 6 महीने के अंदर में सत्ता परिवर्तन हुआ। पहले कर्नाटक में भाजपा को हरा करके कांग्रेस जीती और फिर तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति को हराकर कांग्रेस ने सरकार बनाई। अब सबकी नजर है आंध्र प्रदेश पर, जहां कांग्रेस 10 साल से सत्ता के बाहर है। आंध्र प्रदेश का विभाजन करने के बाद कांग्रेस शून्य पर आ गई। पिछले विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस को सिर्फ 1.25% वोट मिले, लेकिन इस बार कांग्रेस ये भरोसे पे है कि मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला उनके साथ जुड़कर उन्हें बड़ा फायदा पहुंचाएगी। कांग्रेस की उम्मीदें बड़ी है और आंध्र प्रदेश में लोकसभा के साथ ही विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस को वाईएस शर्मिला से गठबंधन के फायदे की उम्मीद इस वक्त लग रही है। शर्मिला मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की बहन है और उनकी घोर विरोधी भी बन चुकी है। पिछले साल नवंबर में तेलंगाना में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान आखिरी वक्त पर वाईएस शर्मिला ने कांग्रेस को अपना सपोर्ट दिया, जिससे कांग्रेस ने तेलंगाना में बड़ी जीत उस वक्त हासिल की थी। चलिए खबरों में और आगे बढ़ते हैं। देखिए, इंडिया में कौन दल कितनी सीटों पर लड़ेगा, इस पर अब तक सहमति नहीं बनी है। अलग अलग राज्यों में सहयोगी दलों के बीच कई सीटों पर पेच फंसा हुआ है और यही वजह है कि डेडलाइन के 5 दिन बाद भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं निकल पाया। कांग्रेस हाईकमान ने आज एक बड़ी बैठक बुलाई, लेकिन इसमें भी कोई नतीजा नहीं निकला। एक और बैठक भी होनी है, जिसमें सभी राज्यों के शीर्ष नेता हिस्सा लेंगे और सीटों पर दावेदारी भी रिपोर्ट जो है उस पर फाइनल मुहर लगाई जाएगी। इसी बीच कुल 290 सीटों की लिस्ट तैयार की गई, जहां कांग्रेस ने अपने दम पर चुनाव लड़ने का प्लान बनाया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस मध्य प्रदेश की 29 सीट, राजस्थान की 25 सीट और कर्नाटक की 28 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश की 25 सीट, उड़ीसा की 21 सीट, तेलंगाना की 17 और कांग्रेस इस पर जो है अकेले चुनाव इस वक्त लड़ना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश की 2 सीट, असम की 14, पंजाब की 13 और छत्तीसगढ़ की 11 सीट, साथ ही उत्तराखंड की 5 सीट और गोवा की 2 सीटों पर भी अकेले चुनाव लड़ने के मूड में कांग्रेस इस वक्त लग रही है।
इसी तरीके से जो गोवा की सीट है, हिमाचल प्रदेश की 4 सीट है, मणिपुर की 2 सीट, मेघालय की 2 सीट, मिजोरम की 1, नागालैंड की 1 सीट, चंडीगढ़ की 1 सीट और लद्दाख की 1 सीट पर भी कांग्रेस चुनाव अकेले लड़ सकती है। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी ने इस वक्त कमर कस ली है। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार संगठन को मजबूत करने की कवायद में जुटे हुए हैं। जहां प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान में पार्टी के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज से 6 जनवरी तक हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान नड्डा पंचकुला में कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और एक बड़ा रोड शो भी वो निकालने वाले हैं और कुछ ही देर में नड्डा पार्टी नेताओं से मिलने भी वाले हैं। सूत्रों की अगर माने तो बीजेपी जेपी नड्डा को चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रही है और नड्डा के अलावा कई केंद्रीय मंत्री हैं जो राज्यसभा में गए हैं, उन्हें लोकसभा चुनाव के मैदान में उतारने की तैयारी इस वक्त बीजेपी की है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नड्डा लगातार अपनी टीम को मजबूत कर रहे हैं ताकि चुनाव लड़ने पर भी पार्टी में सभी वर्गों को साथ रखा जाए। हम आपको बताते हैं कि जेपी नड्डा की टीम के वो 7 महारथी जो 7 मोर्चे संभालने वाले हैं। सबसे पहले है बैजयंत जय पांडा को महिला मोर्चा का प्रभार, सुनील बंसल को देंगे युवा मोर्चा का प्रभार, बद्दी संजय कुमार को किसान मोर्चा दिया जाएगा, विनोद तावड़े को ओबीसी मोर्चा का प्रभार दिया जाएगा, तरुण चुग को एससी मोर्चा के इंचार्ज उन्हें बनाया जाएगा, डॉक्टर राधा मोहनदास को अग्रवाल को एसटी मोर्चा का प्रभार, दुष्यंत गौतम को अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रभार दिया जाएगा ताकि सभी वर्गों को साथ जोड़ा जाए। देखिए, सांसदी के बाद अब महुआ मोइत्रा जो हैं वो अपना बंगला भी खो देंगी। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के सरकारी बंगले खाली करने पर दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है और बंगला खाली करने के मसले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई से भी इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि याचिका में केंद्र से संपदा विभाग के आदेश को चुनौती दी गई, लेकिन आज जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसके बाद महुआ मोइत्रा ने यू टर्न ले लिया। आवास खाली करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका उन्होंने वापस ले ली। अब महुआ का कहना है कि वो इस संबंध में संपदा निदेशालय से संपर्क करके लोकसभा चुनाव तक आवास में रहने की अनुमति देने का अनुरोध करेगी। आपको यहाँ ये भी बता दें कि महुआ मोइत्रा का सरकारी आवास 14 दिसंबर से रद्द कर दिया गया है। संपदा विभाग ने महुआ मोइत्रा को 7 जनवरी तक बंगले को छोड़ने का आदेश दिया था। मतलब अब 3 दिन के अंदर अंदर बंगला खाली करना महुआ को पड़ेगा। महुआ के लिए लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पहले सांसदी गई, अब बंगला गया और अब महुआ को लोकसभा तक बंगला मिलता है या नहीं, ये सरकार तय करेगी। आपको महुआ मोइत्रा केस की पूरी टाइमलाइन भी एक बार समझा देते हैं। अक्टूबर 2023 बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पैसे को लेकर के सवाल पूछने का महुआ पर आरोप लगाया। 15 अक्टूबर 2023 निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर से महुआ को उनकी सांसदी को सस्पेंड करने की मांग की। 17 अक्टूबर 2023 लोकसभा स्पीकर ने एथिक्स कमेटी को शिकायत सौंपी। महुआ मोइत्रा ने दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि की याचिका दायर की। 19 अक्टूबर 2023 को बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी ने एफिडेविट में कहा कि महुआ ने उन्हें अपना पार्लियामेंट्री लॉगिन आईडी दिया था। 28 अक्टूबर 2023 कैश फॉर क्वेरी केस में एथिक्स कमेटी ने महुआ को 2 नवंबर को पेश होने का निर्देश दिया। 31 अक्टूबर 2023 को महुआ का आरोप, मुझे फोन ईमेल पर एप्पल की ओर से अलर्ट आया है, केंद्र सरकार फोन हैकिंग की कोशिश कर रही है, कि महुआ ने कहा। 2 नवंबर 2023 महुआ एथिक्स कमेटी के ऑफिस से नाराज होकर के बाहर निकली। उन्होंने अपमानजनक सवाल पूछने का गंभीर आरोप एथिक्स पर लगाया। 9 नवंबर 2023 एथिक्स कमेटी ने महुआ के खिलाफ रिपोर्ट तैयार की और कमेटी के 6 सदस्यों ने रिपोर्ट के पक्ष में मतदान किया। 10 नवंबर 2023 को एथिक्स कमेटी ने लोकसभा अध्यक्ष को एक रिपोर्ट भेजी। संसद से महुआ के निष्कासन की जो सिफारिश थी उसमें की गई। 8 दिसंबर 2023 एथिक्स कमेटी ने लोकसभा में महुआ पर रिपोर्ट पेश की। महुआ मोइत्रा लोकसभा से निष्कासित कर दी गई। चलिए खबरों में और आगे बढ़ते हुए, चूंकि इस समय लोकसभा चुनाव का माहौल बन रहा है और लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। इंडी गठबंधन एकजुट होकर के मोदी को हराना चाहता है, लेकिन आपस में ही इतना कलेश है कि सीटों का बंटवारा भी नहीं हो पा रहा। हालात ये हैं कि इंडी गठबंधन में शामिल सीपीआई चाहती है कि राहुल गांधी 2024 का लोकसभा चुनाव वायनाड सीट से न लड़कर किसी ऐसी जगह से लड़े जहां कांग्रेस और बीजेपी में सीधा मुकाबला हो। दरअसल राहुल को मजबूत सीट से ज्यादा सीपीआई को अपने गिरते वोट बैंक की चिंता है। दक्षिण में मजबूत होती कांग्रेस वामपंथियों के लिए खतरे की घंटी है। सीपीआई का मानना है कि केरल उसका पारंपरिक क्षेत्र है, इसलिए बेहतर होगा कि राहुल गांधी कोई और सीट चुन ले। सीपीआई का यह भी कहना है कि अगर राहुल गांधी
वायनाड से चुनाव लड़ते हैं तो केरल में इंडी गठबंधन पर असर पड़ सकता है। यहाँ सीपीआई तर्क ये दे रही है कि राहुल को किसी ऐसे राज्य से लड़ना चाहिए जहां कांग्रेस की लड़ाई सीधे सीधे बीजेपी से हो। और खास बात यह है कि केरल में सीपीआई ने कांग्रेस के आगे जो शर्तें रखी हैं उसका समर्थन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी भी कर रही है। मतलब साफ कि राहुल को वायनाड सीट से हटाने के लिए केरल में कांग्रेस पर चारों तरफ से इस वक्त प्रेशर बना हुआ है। 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने वायनाड में 4 लाख से ज्यादा वोट से जीत हासिल की। तो गौरतलब है कि 2019 में कांग्रेस ने केरल की 16 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 15 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसकी जीत के पीछे राहुल गांधी का वायनाड से लड़ना एक अहम फैक्टर माना गया और ऐसे में अगर कांग्रेस सीपीआई के आगे झुकी तो उसे केरल में बड़ा नुकसान होगा और अगर अड़ी तो गठबंधन टूट सकता है। कांग्रेस के लिए दक्षिण जीतना है तो वायनाड को हर हाल में बचाना होगा, वरना हिंदी पट्टी के बाद दक्षिण भी कांग्रेस के हाथों से छूट जाएगा। इंडी गठबंधन की बैठक को लेकर के आज भी बात नहीं बन पाई है, ये अपडेट है। और अब 6 जनवरी को हो सकती है विपक्ष की बैठक। संयोजक पर विपक्ष नेताओं में चर्चा हुई है। क्या नीतीश कुमार संयोजक होंगे इंडी गठबंधन के? यह अभी भी एक अहम सवाल बना हुआ है। हालांकि जो नीतीश है वो इस वक्त नाराज चल रहे हैं और कहा यही जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव भी नाराज है इंडी गठबंधन से, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने पूरी टीम को एकजुट करने की कोशिश की, कहीं ना कहीं नीतीश की मंशा तो यही थी कि वो संयोजक बने और साथ में प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी बने, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।